सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम इग्नू का सेकंड ईयर का कोड है जो पॉलिटिकल साइंस का बीपीएससी 134 यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का परिचय, ये आपका बुक का नाम है। तो इसमें टोटल 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से मैं इस वीडियो में, इस क्लास में आपको देखा जाएगा कि अप्रोक्स फर्स्ट से लेके 7 चैप्टर तक डिफाइन करूंगा कि उन चैप्टर में आप लोग पढ़ने क्या वाले हो। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध का समझ। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है उसे हम कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है वो क्यों बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत है, भारत किसी भी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध को स्थापित करता है या फिर किसी भी देश के साथ संबंध बनाता है, तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं भारत और रूस का जो संबंध है बेहतर ही गहरा, या फिर बोल सकते हो कि आपका जापान हुआ, यूक्रेन हुआ, इस तरीके से भारत का इन दोनों बीच में संबंध कितना गहरा पाया जाता है, तो वही अंतरराष्ट्रीय संबंध होता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध होता क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे और उसमें ये भी देखेंगे फ्रेंड्स कि अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध होता है वो किन कारणों, किन मुद्दों पर, किन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंध किया जाता है, तथा इसमें यह भी देखेंगे कि उसे करने के फायदे क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो अब आ जाता है फ्रेंड्स चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें आपको देखा जाता है मूलभूत संकल्पनाएं और राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित। ये ज्यादातर आपके राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति शक्ति या राष्ट्रीय हित, और देखा जाता है राष्ट्रीय संतुलन। ये आपको देखा जाता है राष्ट्रीय। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देखेंगे कि एक राष्ट्र का निर्माण, एक देश राष्ट्र का निर्माण किस रूप में करता है, क्या कारण है जिसके कारण उस देश को राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाता है। फॉर एग्जांपल, भारत देश भी हमारा एक राष्ट्र के रूप में है। तो राष्ट्रीय शक्ति यानी कि इसमें यह देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति किस रूप में देखा जाता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के हित क्या है, और उसके तत्पश्चात हम राष्ट्रीय संतुलन के बारे में देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स ये देखने को आता है कि जब एक देश पूर्ण रूप से उसका जो आधिपत्य है वो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्षता हो, या फिर कह सकते हैं कि लोगों के लिए या फिर देश के भलाई के लिए वहां पे कार्य किए जा रहे हो, नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, या फिर भाषा या जाति धर्म से ऊपर हो वो देश, उसे हम एक राष्ट्र के रूप में संबोधित करते हैं। तो आप इसमें यही देखोगे कि फ्रेंड्स राष्ट्रीय शक्ति होता क्या है, राष्ट्रीय शक्ति हित क्या होती है, और राष्ट्रीय संतुलन क्या होता है। तो आप फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। अब बात कर ली जाए आपके थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर की बात कर ली तो वैश्विक व्यवस्था का विकास, यानी कि जो वैश्विक व्यवस्था का विकास है, वैश्विक व्यवस्था का विकास। वैश्विक व्यवस्था का विकास से हमारा फ्रेंड्स अभिप्राय यह है कि जो विश्व स्तर पर हम जब किसी भी व्यवस्था में डेवलप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा चीन हुआ या फिर पाकिस्तान हुआ या हमारा भारत ही क्यों ना हो, उस स्थिति में जब हमारा देश या फिर कोई भी देश वैश्विक स्तर पर अपना विकास करता है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर नंबर थर्ड में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से अपना विकास करता है। वैश्विक मतलब यानी कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि विश्व स्तर पर। ठीक है, तो उस व्यवस्था में देखेंगे कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि विश्व स्तर व्यवस्था के अंतर्गत हम अपना विकास किस प्रकार से कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भारत में आज हमारे प्रधानमंत्री जो है, प्रिय प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भारत का जो एक दशा है, उनकी जो भारत की जो व्यवस्था थी पहले और अब में कितना अंतर है। वैश्विक स्तर पर भारत की आज जो विकास हुई है वो कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी सरकार के कारण आप देख सकते हो कि किस प्रकार से भारत को भी एक देखा जाता है कि एक बोल सकते हो रिस्पेक्टेबल भावना से
देश के रूप में जाना जाता है विश्व स्तर पर। अब उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 की बात कर ली जाए तो चैप्टर नंबर 4 में आप यथार्थवाद पढ़ेंगे। फ्रेंड्स तो इसमें आप ये पढ़ोगे कि यथार्थवाद होता क्या है। यथार्थवाद को फ्रेंड्स हम ये भी देखेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यथार्थवाद की परिभाषा तर्क संगत उत्तर दीजिए। इस तरीके से आपको यथार्थवाद का ही डेफिनेशन पूछता है, या यथार्थवाद की आलोचना कीजिए। इस तरीके से एक आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें से निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये है कि यथार्थवाद को हम इंग्लिश में रियलिज्म बोला जाता है। रियलिज्म ये दो शब्दों को मिल के बना है, रियल प्लस प्लस में इज्म, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो इस यथार्थवाद की शाब्दिक अर्थ मतलब ये होता है कि जो वास्तविक हो, जो सच्ची हो, जो मतलब हकीकत में हम उसे महसूस कर सके, समझ सके, देख सके, वो हमारा यथार्थवाद है। अब राजनीति तौर पे आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब यहाँ पे देखा जाता है कि आपके मोर्गेनथाउ द्वारा, हंस मोर्गेनथाउ द्वारा यथार्थवाद की संकल्पना को आगे बढ़ाया जाता है। उस स्थिति में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे कि यथार्थवाद होता क्या है, कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर जो हैं उन्होंने किस प्रकार से यथार्थवाद को आगे बढ़ाया। तो चैप्टर नंबर 4 में आप ये स्टडी करने वाले हो। तो फ्रेंड्स अब उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 के सिस्टम उपागम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें हम ये देखेंगे सिस्टम उपागम क्या होता है, यानी कि बोल सकते हो आपकी देखा जाता है व्यवस्था उपागम, यानी कि सिस्टम अप्रोच। अप्रोच मतलब फ्रेंड्स देखो मैं आपको बता दूं, अप्रोच का मतलब होता है जैसे कि हमने किसी चीज को अचीव कर लिया हो, किसी चीज के नजदीक आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक टारगेट है कि 80 प्लस मार्क्स लेना है, तो जब आपको लगता है कि आप उसके नजदीक यानी कि जो आपका हार्डवर्क है 80 प्लस के आसपास है, तो उसे बोला जाता है अप्रोच। उस स्थिति में आपकी ये परिभाषा देखी जाती है कि सिस्टम उपागम में हम ये पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स कि एक देश पूर्ण रूप से किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए, अपनी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से वो अपने डेवलपमेंट के नजदीक आता है, तो उसे ही हम सिस्टम उपागम कहते हैं। सिस्टम मतलब व्यवस्था होता है, यानी कि कह सकते हैं कि एक व्यवस्था के अनुसार आप किस प्रकार से डेवलपमेंट के या फिर विकास होने की परिस्थिति के नजदीक आते हैं, तो वो आपका सिस्टम अप्रोच या फिर सिस्टम उपागम या फिर व्यवस्था उपागम के नाम से जाना जाता है। तो चैप्टर नंबर 5 में आप यही पढ़ने वाले हो कि एक देश किस रूप में अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए किसी डेवलपमेंट के नजदीक आता है या फिर वो अपने आप में विकसित होता है, तो वो आपका सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। अब चैप्टर नंबर 6 की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 6 आपका ये आ जाता है आपका निर्भरता सिद्धांत। निर्भरता यानी कि निर्भरता चैप्टर नंबर 6 की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो चैप्टर नंबर 6 की बात आ जाता है। चैप्टर नंबर 6 है आपका निर्भरता सिद्धांत यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी। इसमें फ्रेंड्स ये देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में कि निर्भरता मतलब होता क्या है। निर्भरता का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब आप किसी भी व्यवस्था या फिर किसी भी कारणवश आप किसी पर निर्भर हो जाते हैं, वो आपकी निर्भरता कहलाती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम अपने पेरेंट्स में निर्भर होते हैं कि वो हमारे स्टडी का जितना खर्चा होता है, हमारे खाने पीने का जितना खर्चा होता है, वो हमारे पेरेंट्स उठाते हैं, तो वो हमारा निर्भरता होता है। और सिद्धांत का मतलब फ्रेंड्स जो कोई विचारधारा लंबे समय तक लोगों के द्वारा या फिर उसे बोल सकते हैं लिखित दस्तावेज में अपनाई जा रही हो, वो सिद्धांत हो जाता है। तो निर्भरता सिद्धांत में आप यही फ्रेंड्स पढ़ने वाले हो कि एक देश किस प्रकार से दूसरे देश पर निर्भर होता है, उसके क्या पहलू है और वो किस प्रकार से पहले निर्भर था और अब की स्थिति में उसकी दशा में क्या परिवर्तन आए हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में यही पढ़ोगे कि एक देश किस कारणों से दूसरे देश पर निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि दुबई पे हम किसी न व्यवस्था के रूप में देखे जाते हैं, पेट्रोल के कारण हम दुबई पे निर्भर है, ठीक है। तो उस स्थिति में दुबई भी पानी के कारण
किसी देश पर निर्भर है, तो यही निर्भरता सिद्धांत कहा जाता है। शुरू से ही वो पानी के लिए निर्भर है और हम शुरू से ही उस पे पेट्रोल के लिए निर्भर थे। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू इसमें आप समझ सकते हो कि निर्भरता सिद्धांत होता क्या है। तो चैप्टर नंबर 6 में आप निर्भरता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि एक देश किस प्रकार से दूसरे देश पर निर्भर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आते हैं 7 चैप्टर की बात, यानी कि रचनावाद। चैप्टर नंबर 7 है फ्रेंड्स, तो आपकी चैप्टर नंबर 7 की बात कर लीजिए तो चैप्टर नंबर 7 में ये देखेंगे कि रचनावाद का मतलब क्या होता है। रचनावाद का मतलब होता है जैसे किसी, देखो ये दो शब्दों के मेल से बना है और वाद लगा है, ठीक है, यानी कि रचना प्लस में वाद। जैसे वाद मतलब विचारधारा होती है और रचना का मतलब होता है किसी चीज का क्रिएटिव, यानी क्रिएशन हो जाना, यानी मेक हो जाना, बन जाना, तैयार हो जाना, लाइक दैट। तो वो हमारा रचना होता है। जैसे कि हमारे संविधान की रचना की गई थी, तो वो हमारी रचना कहलाती है। तो आप चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़ेंगे कि किसी देश की या फिर किसी साम्राज्य या फिर किसी नीति व्यवस्था, किसी संविधान की रचना हो जाती है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। और इसमें आप ये भी पढ़ोगे कि अलग-अलग विद्वानों के द्वारा भी, जैसे कि आपके देखा जाता है मैकियावेली हो गए, हॉब्स हो गए, क्या इस तरीके से आपके विद्वानों के बारे में इसके में चर्चा आएगा कि रचनावाद में उन्होंने किस प्रकार से अपने विचारों को प्रकट किया था। तो इस तरीके से आप इसमें रचनावाद में यही देखेंगे कि एक देश पूर्ण रूप से किस कारणों से अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवस्था में रचना करता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले हमारे देश की जनसंख्या मान लीजिए कि 1950 के आसपास 30 करोड़ थी, लेकिन जो व्यवस्था उस तरीके से अपनाई गई हो कि 30 करोड़ जनसंख्या के लिए कोई फैसले लिए जाते थे। क्या आज हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है तो वो फैसले उसी के अकॉर्डिंग लिया जाता है? नहीं। तो उसमें क्या देखा, समय अनुसार किसी चीज की रचना हुई। तो ये चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 7 में आप यही पढ़ेंगे कि किसी कारणवश जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे उसके परिस्थितियों में रचना करने की प्रक्रिया ही रचनावाद कहलाती है। तो आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे कि क्या क्या जरूरतें, क्या क्या मतलब परिस्थिति पैदा होती है जिसके बारे में आप रचनावाद करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट से लेके 7 तक जो चैप्टर था, तो हमारे इस फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे और चैप्टर नंबर 8 से लेके 14 तक आपके सेकंड वीडियो में देखेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।